रोलिंग मोशन। ओके, तो रोलिंग मोशन क्या होता है? हमको जब बॉडी कोई रोल होते हुए जाती है तो बोले किसको रोलिंग मोशन कहा जाता है ना। मगर साइंटिफिकली इसको हम लोग कैसे इमेजिन करेंगे या कैसे इसको डिफाइन करेंगे? जनरली देखो, एक काम करो, एक इधर ध्यान दो बेटा सब लोग। एक मैं इंक्लाइंड सरफेस लेता हूँ और उस पर कोई एक गोल ऑब्जेक्ट जैसे कि सिलेंडर मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, और मैं क्या देखता हूँ कि भैया ये सिलेंडर का पॉइंट ए है यहाँ पे और इस सिलेंडर का पॉइंट बी है। ये सिलेंडर आगे बढ़ा और मैं कहूँगा अभी भी सिलेंडर का पॉइंट ए ऊपर ही है और सिलेंडर का पॉइंट बी नीचे ही है। ये सिलेंडर आगे बढ़ा और अगर मैं कहूँगा ठीक है ये अभी भी सिलेंडर का पॉइंट ए ऊपर ही है, सिलेंडर का पॉइंट बी नीचे ही है, तो क्या ये रोल होते हुए जा रहा है क्या? क्या ये रोल होते हुए जा रहा है क्या? नहीं रे भैया, ये स्लाइड होते हुए जा रहा है, फिसलते हुए जा रहा है ना। जैसे कि अगर आप ये पेन पकड़ो, आप पेन का ये जो क्लिप वाला पार्ट है उसको पॉइंट ए पकड़ दो, तो अगर मैं ऐसा साइड पे छोड़ देता हूँ उसको, तो ये ऐसा रोल होते हुए जा रहा है कि ये इसको रोलिंग बोलेंगे क्या? नहीं, ये तो क्या है, स्लाइडिंग है। तो हमने क्या देखा कि भैया कि यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं, जब भी किसी इंक्लाइंड सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट ऐसा फिसलते हुए जाता है, इसे हम लोग कहते हैं स्लाइडिंग मोशन, या कहा जाएगा ट्रांसलेशनल मोशन। क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशनल मोशन, यानी सीधा सीधा आगे जाना। क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशनल मोशन। तो मतलब ट्रांसलेशनल मोशन में होता क्या है? ट्रांसलेशनल मोशन उसमें क्या होता है, तो देखो उसमें क्या होगा कि मैं कहूँगा अच्छा ठीक है, मान लो ये पूरी की पूरी बॉडी वेलोसिटी v से आगे बढ़ रही है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है VCOM। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना है? VCOM। मैं बोलूँगा अच्छा देख बता ये वाले पार्टिकल का वेलोसिटी क्या रहेगा, तू कहेगा VCOM। मैं बोलूँगा अच्छा ये वाले पार्टिकल का वेलोसिटी क्या रहेगा, तू बोलेगा VCOM। बोले ये वाले पार्टिकल का वेलोसिटी क्या रहेगा, बोले VCOM। ये वाले पार्टिकल का वेलोसिटी क्या रहेगा, VCOM। आप रैंडमली कोई बीच में कोई पार्टिकल पकड़ते हैं, इसका वेलोसिटी क्या रहेगा, आप कहेंगे VCOM। बोले क्या ये क्या VCOM क्या? अरे भाई सिंपल सी बात है, कोई ऑब्जेक्ट बिना रोल हुए बस ऐसा आगे बढ़ रही है, कोई ऑब्जेक्ट ऐसा आगे बढ़ रहा है, मान ले वो 10 की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। किसकी स्पीड से? 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड आगे बढ़ रहा है। मैं पूछूंगा ये बॉडी कितनी स्पीड से आगे बढ़ रही है? 10 मीटर पर सेकंड। ये बॉडी कितनी स्पीड से आगे बढ़ रही है? 10 मीटर पर सेकंड। वो ऊपर वाला पार्टिकल कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है? 10 मीटर पर सेकंड। नीचे वाला पार्टिकल कितने स्पीड से आगे बढ़ रहा है? 10 मीटर पर सेकंड। क्या आप ये मानेंगे हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी का वैल्यू, हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी का वैल्यू और साथ ही साथ डायरेक्शन सेम है? हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी का वैल्यू और डायरेक्शन सेम है। हर एक पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन भी सेम है। तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन, जिसमें सिर्फ हर एक पार्टिकल के पास सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। मगर रोटेशनल मोशन में क्या होता है? रोटेशनल मोशन, ये एक ऑब्जेक्ट है, मान लो अब ये रोटेट कर रहा है अपनी ही जगह पे, अपनी ही जगह पे वो रोटेट कर रहा है ना, बस ऐसा गोल 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 घूम रहा है। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो अपनी ही जगह पे गोल गोल घूम रहा है, मुझे एक बात बताओ, क्या अब ये बॉडी आगे बढ़ रही है क्या? अरे आगे जा रही क्या? ये मैंने अभी अभी क्या बोला? अपनी ही जगह पे गोल गोल घूम रहा, पंखा अपनी ही जगह पे गोल गोल घूम रहा है। ये कौन से मोशन में है? रोटेशनल मोशन में। ये पंखा आगे जा रहा क्या? नहीं। तो मैं बोलूंगा, अगर आपसे पूछूंगा पंखे की आगे बढ़ने की स्पीड कितनी है, आप बोलेंगे 0। अरे हाँ या ना, पंखे की आगे बढ़ने की स्पीड कितनी है? 0। फिर मैं पूछूंगा पंखे के सेंटर ऑफ मास की स्पीड क्या है, तो बोलेंगे वो भी 0 ही चाहेगा ना। सेंटर ऑफ मास होता क्या है? पूरी बॉडी का रिप्रेजेंटेटिव। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? पूरी बॉडी का रिप्रेजेंटेटिव।
है ना, पूरा बॉडी का बताता है। अगर मैं बोलूँ पूरी बॉडी आगे पीछे कहीं जा रही है क्या, पूरी बॉडी कहीं गई क्या, यहाँ पूरी की पूरी बॉडी ट्रैवल कर रही थी, है ना। तो हमने कहा था कि भैया पूरी बॉडी अगर मतलब v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है तो सेंटर ऑफ मास भी कितनी वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा, v वेलोसिटी से। मगर मैं कहूँगा अब ये पूरी बॉडी आगे पीछे कहीं गई क्या, अरे बोलो भाई गई क्या, नहीं। तो मैं बोलूँगा पूरी बॉडी की वेलोसिटी क्या है, 0। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है, 0। सेंटर ऑफ मास कहीं आगे पीछे नहीं जा रहा। तो मैं कहूँगा अच्छा ठीक है भाई, सेंटर ऑफ मास कहीं आगे पीछे नहीं जा रहा। मगर हर एक पार्टिकल यहाँ पर आप देखेंगे, दूसरा वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है सेंटर ऑफ मास के अतराफ। जैसे कि अगर मैं ये वाला पार्टिकल देखूंगा जिसका डिस्टेंस r है, मान लो कि ऐसा वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है पूरा व्हील, तो ये पार्टिकल का रोटेशनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ये पार्टिकल का रोटेशनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ये पार्टिकल का रोटेशनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ये पार्टिकल का रोटेशनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है ना। अगर मैं मान लो कि कोई ऐसा रैंडम कोई पार्टिकल पकड़ लेता हूँ यहाँ बीच में और आपसे पूछूंगा भैया ये पार्टिकल ये p नाम का है, जरा बताओ कि उसकी वेलोसिटी क्या है, तो भले भैया ये भी इसी डायरेक्शन में है ना, रोटेशनल वेलोसिटी इसका इस डायरेक्शन में आएगा। हाँ नो डाउट हर एक रोटेशनल वेलोसिटी का देखो यहाँ पर वैल्यू तो सेम रहेगा, जो किनारे पे सारे पार्टिकल्स हैं उनका वैल्यू तो सेम रहेगा, मगर डायरेक्शन सबकी अलग अलग रहेगी। आपने देखा ये वाले की इधर है, ये वाले की इधर है, ये वाले की इधर है, ये वाले की इधर है। तो थोड़ा गौर से सुनो, जब पार्टिकल सिर्फ आगे बढ़ता है, जब पार्टिकल सिर्फ आगे बढ़ता है तो उसके पास क्या होता है, वेलोसिटी कौन सी होती है, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी बोल सकते हैं या लीनियर वेलोसिटी बोल सकते हैं, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के बराबर रहेगा। फिर से देखो जाए, जब पार्टिकल या बॉडी सिर्फ आगे बढ़ रहा बिना रोटेट हुए, सिर्फ आगे बढ़ रहा सीधा 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 आगे बढ़ रहा, मैं बोलूँगा बॉडी के हर एक पार्टिकल के पास कौन सी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी। आगे बढ़ने की वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, गड़बड़ मत करना। आगे ऑब्जेक्ट कैसा जा रहा, सीधा 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 जा रहा, गोल घूम रहा क्या, नहीं घूम रहा ना। तो भैया मैं बोलूँगा उसके पास जो वेलोसिटी होगी उसका नाम क्या रहेगा, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी। इन सभी पार्टिकल्स के पास जो वेलोसिटी उनका नाम क्या रहेगा, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, है ना। और वो किसके बराबर रहेगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के बराबर। वो किसके बराबर रहेगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के बराबर। अब मैं कहूँगा अच्छा अच्छा ठीक है, ये कौन सा मोशन है, रोटेशनल मोशन। यहाँ क्या हो रहा है, गोल गोल घूम 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 रहा है, ऐसा है ना, गोल गोल घूम रहा है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि अब ज़रा बताइए यहाँ हर एक पार्टिकल के पास कौन सा वेलोसिटी है, बोले रोटेशनल वेलोसिटी। बोले ये क्यों आया, बोले वो बॉडी रोटेट हो रहा ना, तो बॉडी रोटेट होने के कारण ये पार्टिकल्स उसके तरफ सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। अब कोई भी चीज़ अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है तो उसकी वेलोसिटी आप टेंजेंशियली बता सकते हैं। तो हम बोलेंगे ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो ये पार्टिकल ए, पार्टिकल बी, पार्टिकल सी, ये पार्टिकल डी, ये सब के सब क्या परफॉर्म कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन। और इनका वेलोसिटी अगर बताएंगे तो टेंजेंशियली इस तरह से आप बताएंगे। अब हो रहा क्या है, इन दोनों को मिला के अब जो असर सामने आता है वो कहलाता है रोलिंग मोशन। अब इन दोनों को मिला के जो असर सामने आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रोलिंग मोशन। तो बोले भैया अब क्या है इसमें, भैया देखो रोलिंग मोशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट आगे भी बढ़ता है और गोल गोल भी घूमता है। ऑब्जेक्ट आगे भी बढ़ता है और गोल गोल भी घूमता है। हर आगे बढ़ने वाले के पास कौन सी वेलोसिटी होती है, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के पास बराबर। और हर गोल गोल घूमने वाली चीज़ के बराबर के पास क्या होती है, रोटेशनल वेलोसिटी, है ना। तो मतलब अब अगर ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है, गोल गोल भी घूम रहा है, तो आपको नहीं लगता कि उसके पास दोनों कैटेगरी की वेलोसिटी होगी, आगे बढ़ने की भी और गोल घूमने की भी। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहूँगा ये वाला पार्टिकल ए पकड़ो, तो बोले इसकी आगे बढ़ने की वेलोसिटी देखो क्या है, तो बोले ये है VCOM, आगे बढ़ने की वेलोसिटी। और आपके गोल घूमने की वेलोसिटी क्या है, तो बोले VR, है ना, गोल घूमने की वेलोसिटी, रोटेशनल वेलोसिटी VR। फिर मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है, मैंने ये वाला B पार्टिकल कंसिडर किया, तो बोले B पार्टिकल इसकी आगे बढ़ने की वेलोसिटी क्या आएगी, तो बोले VCOM।
और इसके गोल घूमने की वेलोसिटी क्या रहेगी? तो बोले इधर रहेगी VR। अच्छा, ये पार्टिकल C पकड़ा मैंने, इसके आगे बढ़ने की वेलोसिटी किधर रहेगी? VCOM। और गोल घूमने की वेलोसिटी क्या रहेगी? VR। अच्छा ठीक है, ये वाला पार्टिकल पकड़ा मैंने D, इसके आगे बढ़ने की वेलोसिटी कितनी रहेगी? तो बोले VCOM। और गोल घूमने की वेलोसिटी क्या रहेगी? VR। सेंटर ऑफ मास गोल नहीं घूमता, वो सिर्फ आगे बढ़ता है, तो इसीलिए इसके पास सिर्फ VCOM रहेगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो भैया रोलिंग मोशन में हर एक पार्टिकल के पास दो किस्म की वेलोसिटी होती है। एक रहती है ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, एक क्या होती है? ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, जो कि किसके बराबर होती है? सेंटर ऑफ मास के बराबर, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के बराबर। और एक होती है रोटेशनल वेलोसिटी। तो हम यहां पर ऐसा इस तरह से डिफाइन करेंगे कि सबसे पहले व्हाट इज रोलिंग मोशन? अ कॉम्बिनेशन ऑफ translational as well as rotational motion is called as rolling motion। तो एक कॉम्बिनेशन ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोलिंग मोशन का हम लोग क्या कहते हैं? रोटेशनल मोशन का क्या कहते हैं? रोलिंग मोशन कहते हैं। तो भैया ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल मोशन का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? रोलिंग मोशन कहलाता है। आई बात समझ में? चलो लिखो अभी का ये। हाँ सुन बस। दरवाज़ा बेटा बंद नहीं हुआ ठीक से, बोर्ड लगा दीजिए। तो ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन के कॉम्बिनेशन को आप क्या कहते हैं? रोलिंग मोशन कहते हैं। और हमने देखा कि कोई ऑब्जेक्ट जब आगे बढ़ता है तो उसके पास सिर्फ ट्रांसलेशनल वेलोसिटी होती है स्लाइड करने वाले ऑब्जेक्ट की। मैं यहाँ लिख दूंगा कि यहाँ पर स्लाइडिंग हो रहा है, यहाँ तो रोटेशनल नाम ही है, और वहाँ रोलिंग हो रहा है। बना लो, बेहतर है, समझने के लिहाज से बना लो। हुआ? तो इसमें हमें 3 टॉपिक पढ़ना पड़ते हैं बस। पहला है वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ अ व्हील।
velocity of different points of a wheel. हो गया इधर का? अब गाड़ी का ये जो चक्का होता है उसके अलग अलग पॉइंट्स की टोटल वेलोसिटी अपन बताने वाले, अलग अलग पॉइंट्स की टोटल पॉइंट्स वेलोसिटी। जनरली देख, अगर मैं बोलूं कि मान ले गाड़ी 60 की स्पीड से चल रही है और तुम बोलते हैं कि भाई मैं 3 पॉइंट्स दे रहा हूँ A, B, C, तो आप बताओ, मैं बोल रहा हूँ टोटल, है टोटल वेलोसिटी। तो पॉइंट A की वेलोसिटी क्या रहेगी? तो माना जाता है 0। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या रहेगी? वही जो गाड़ी की वेलोसिटी है 60। पॉइंट C की वेलोसिटी क्या रहेगी? 120। हाँ 120। तो वही सब, रुको जरा सब्र करो। तो वही बात है कि ये ऐसा क्यों है? अगर गाड़ी की स्पीड 60 है तो चक्के के इस नीचे वाले पॉइंट की स्पीड आप 0 बोल रहे हैं, इसको बीच वाले को गाड़ी की स्पीड के बराबर 60 बोल रहे हैं, इसको डबल वर्क कर दे रहे हैं, 120 क्यों बोल दे रहे हैं, है ना। अगेन आपने मेरे वर्ड्स पे ध्यान दिए होंगे, मैंने कहा था टोटल वेलोसिटी। जब आप वर्ड टोटल वेलोसिटी बोल रहे हैं तो भाई देखो, गाड़ी तो गाड़ी के चक्के रोल होते हुए आगे जा रहे हैं ना, तो उसके पास दोनों कैटेगरी की वेलोसिटी है, रोटेशनल भी है और ट्रांसलेशनल भी है। तो जब आप टोटल वेलोसिटी बोलते हैं तो असल में दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ना। अब बोले वो कैसा, तो देखेंगे अभी। देखो, सबसे पहले मैं एक व्हील को इमेजिन करूंगा बहुत बड़े, ठीक है। ये इसका सेंटर ऑफ मास O, इसमें मैंने एक छोटा सा पॉइंट कंसीडर कर लिया जो कि स्मॉल r के डिस्टेंस पे होगा, पॉइंट P। ओके, अब देखो भाई, मैं बोलूँगा कि मान लो ये व्हील रोल होते हुए आगे जा रहा है, ये व्हील रोल होते हुए आगे जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास सिर्फ एक मोशन परफॉर्म करता है, आगे बढ़ने का। सेंटर ऑफ मास रोटेट नहीं होता, बाकी सब कुछ सेंटर ऑफ मास के तरफ रोटेट होता है। समझ रहे हैं ना आप? तो बोले ठीक है। तो बोले भाई मान लो कि भैया ये सेंटर ऑफ मास किसी के अतराफ रोटेट नहीं होता, बल्कि सब कुछ के अतराफ रोटेट होता है, तो ये सिर्फ आगे बढ़ने का काम करता है। अब क्योंकि ये सिर्फ आगे बढ़ने का काम कर रहा है, अमजद ब्लू वाला मार्कर चाहिए मुझे। नहीं, दोनों ब्लैक है, वो टेबल पे रखा हुआ दिख रहा। तो क्योंकि ये सिर्फ आगे बढ़ने का काम कर रहा है, तो देखो भैया, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये रहेगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, कि सेंटर ऑफ मास की आगे बढ़ने की रफ्तार। अब मैं बोलूँगा पॉइंट P जो है, पॉइंट P पे जो एक मैंने पार्टिकल लिया है, तो ये तो असल में क्या कर रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, गोल गोल भी घूम रहा है। तो भैया उसके पास दोनों कैटेगरी की वेलोसिटी होगी। आगे बढ़ने की वेलोसिटी जो सीधा इस डायरेक्शन में रहेगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना, और एक रहेगी रोटेशनल वेलोसिटी, और रोटेशनल वेलोसिटी हमेशा कैसी होती है, रेडियस को परपेंडिकुलर। तो ये रही रेडियस को परपेंडिकुलर रोटेशनल वेलोसिटी, रेडियस को परपेंडिकुलर रोटेशनल वेलोसिटी, है ना। अब अच्छा ठीक है, ये एक वेलोसिटी इधर भाग रही, ये वेलोसिटी इधर भाग रही, तो इसका जो नेट वेलोसिटी रहेगा वो कहाँ से आएगा, बीच में से आएगा। ये क्या रहेगी बेटा, वी नेट वेलोसिटी रहेगी। ये पहले समझ में आएगा इतना हिस्सा। मैंने पहले सेंटर ऑफ मास को डिस्क्राइब किया, मैंने कहा सेंटर ऑफ मास किसी चीज़ के अतराफ गोल गोल नहीं घूम रहा, सब कुछ उसके अतराफ घूम रहा। तो सेंटर ऑफ मास सिर्फ आगे बढ़ रहा, तो उसके पास सिर्फ ट्रांसलेशनल वेलोसिटी रहेगी। और चलो उस ट्रांसलेशनल वेलोसिटी को मैंने VCUM के वैल्यू से दिया। अब मैंने कहा कि ये पॉइंट P पकड़ो, है कि नहीं, तो मैं कहूँगा पॉइंट P जो है, इसके पास दोनों कैटेगरी की वेलोसिटी रहेगी, है ना, रोटेशनल एज वेल एज
सेंटर ऑफ मास। तो मैं थोड़ा सा इसको लिखते जाऊं साथ में, क्योंकि आपके बोर्ड का भी है, ये स्टेट बोर्ड का भी है। कंसिडर a circular wheel or disc rolling on a surface। तो हम लोग ने एक सर्कुलर व्हील या फिर डिस्क कंसिडर किया है रोलिंग ऑन अ सरफेस। फिर मैं कहूँगा विथ स्पीड VCOM, the center of mass has only translational velocity। तो सेंटर ऑफ मास के पास सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है VCOM। whereas जबकि द पार्टिकल एट पॉइंट P performs circular motion around O, and since the object is in rolling motion, it will have rotational velocity VR as well as translational velocity as shown in figure, and the net velocity is vector V net is equals to vector VR प्लस वेक्टर VCOM, और वहाँ की टोटल वेलोसिटी को आप ऐसा लिख सकते हैं वेक्टर V नेट है ना, वेक्टर VR और वेक्टर VCOM। ओके चलो ठीक है, मान लिया। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास को डिस्क्राइब किए, रैंडम एक पार्टिकल को पकड़े उसको डिस्क्राइब किए। अब हम पकड़ने वाले हैं सबसे पहले नीचे वाले पार्टिकल को, पॉइंट A। ओके तो ऐसा है कि मैं कहूँगा ये जो पार्टिकल है इस पॉइंट A पर, उसका सेंटर ऑफ मास का या ट्रांसलेशनल वेलोसिटी किधर होगा, तो बोले उसका ट्रांसलेशनल वेलोसिटी तो बोले इधर होगा VCOM। अब क्योंकि ये पूरा का पूरा व्हील ऐसा घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो उसका रोटेशनल वेलोसिटी क्या होगा, बोले इधर से टेंजेंशियली आउटवर्ड्स। बात समझ रहे कि बेटा आप? हाँ, ये पूरा का पूरा व्हील आगे जा रहा, तो इस पार्टिकल A का वेलोसिटी किधर आएगा, राइट साइड में। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या आएगा, राइट साइड में। जिस डायरेक्शन में व्हील जाता है आगे पूरा, उसी डायरेक्शन में ट्रांसलेशनल वेलोसिटी होता है, तो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी जाएगा राइट साइड में, दैट इज VCOM। फिर हम कहेंगे कि भैया देखो ये जब पूरा व्हील रोटेशन परफॉर्म करेगा तो ये वाला पार्टिकल इस सेंटर के तरफ सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, और अगर ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो इस रोटेशन के वजह से उसकी लीनियर वेलोसिटी क्या रहेगी, इधर टेंजेंशियली आउटवर्ड्स। अच्छा ठीक है, तो मैं यहां लिखूंगा द टोटल वेलोसिटी एट A, फोर्थ पॉइंट आएगा ना, हाँ, द टोटल वेलोसिटी एट A इज वेक्टर VA इज इक्वल्स टू वेक्टर VR प्लस वेक्टर VCOM। ओके, मगर बात ऐसी है कि ये पॉइंट A जो व्हील है, ये जो पॉइंट A है, ये किसके साथ कांटेक्ट में है,
बोले ये ग्राउंड के साथ या सरफेस के साथ कांटेक्ट में, जो चक्के का पॉइंट, जो जब बॉडी रोल होते हुए जाती है तो जो चक्के का पॉइंट ग्राउंड के साथ, अर्थ के साथ कांटेक्ट में होता है, वो पॉइंट मोमेंटरीली स्टेशनरी रहता है। बोले समझा नहीं? बोले कैसा? अच्छा एक बात बता, थोड़ी देर तक की तरफ मेरी तरफ ध्यान दो कि आपको नहीं लगता मैं मोशन में हूं कि अपनी जगह पे रुका हुआ हूं? मोशन में हूं। अब अगर मैं फिर से इस बात को मैं बोलूँगा, गौर करो कि जब मैं आगे बढ़ता हूं और अपना ऐसा पैर रखता हूं यहाँ पे, है ना, अब मेरी पूरी बॉडी आगे बढ़ती है, पूरी बॉडी आगे बढ़ी यहाँ से यहाँ तक, उसमें मेरा पैर आगे सरका क्या? ये राइट वाला पैर, हाँ, जब मैं आगे बढ़ रहा हूं तो मेरा ये राइट वाला पैर आगे सरका क्या? नहीं, वो तो अब ग्राउंड से चिपका हुआ है ना, मगर पूरी बॉडी तो आगे बढ़ी ना। तो मेरी बॉडी यानी सेंटर ऑफ मास तो मोशन में है, मगर पूरा जो मेरा जो पैर है वो मोशन में था क्या? स्लाइड हो रहा था क्या? नहीं, वो मून वॉक कर रहे तो अलग बात है, वो करता ना माइकल जैक्सन मून वॉक, है ना, यूं 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 करके, वो अलग बात है। तो भैया अब ऐसा है कि इन जनरल जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो जो चक्के का हिस्सा ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, जैसे देखो मान लो कि मैं कहूँगा कि देखो ये इस तरह से ये चक्के का ये पॉइंट है, मान लो ये देखो ये आया चक्का, ये पॉइंट आया यहाँ पे, और फिर ये ऐसा आगे बढ़ेगा, है ना, ये चक्का जब रोल होता है तो ये ऐसा आगे बढ़ेगा ना, तो ये वाला हिस्सा आगे बढ़ा के स्लाइड हो रहा है। ये रोलिंग मोशन में जब ये पॉइंट आगे बढ़ता है तो मोमेंटरीली, मैंने वर्ड इस्तेमाल किया था मोमेंटरीली, जब तक ये ज़मीन के साथ कांटेक्ट में है, जब तक ये पॉइंट ज़मीन के साथ कांटेक्ट में, तब तक वो क्या रहता है? स्टेशनरी रहता है ना। फिर अगला पॉइंट उससे टकराता है, फिर होता क्या, वो चक्के का अगला पॉइंट उससे टकराएगा, फिर वो मोमेंटरीली स्टेशनरी रहेगा, फिर चक्के का अगला पॉइंट ज़मीन से टकराएगा, फिर वो मोमेंटरीली स्टेशनरी रहेगा। तो हम ये कहेंगे भैया कि जो पार्टिकल ज़मीन के साथ कांटेक्ट में होता है वो मोमेंटरीली क्या होता है? स्टेशनरी होता है। तो मैं यहां बोलूंगा सिंस द पार्टिकल एट पॉइंट ए इज इन contact with ground, it can be considered stationary। तो भैया जो पार्टिकल एक ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में रहता है उसको स्टेशनरी मान के चला जा सकता है। देयरफॉर वेक्टर VA इक्वल्स टू 0, इसीलिए जो नेट वेलोसिटी है पार्टिकल ए की वो क्या माना जाएगी? 0 मान के चल सकते हैं। अच्छा ठीक है, मान लिया, तो फिर मैं इस पर से लिख सकता हूँ, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दूँ अगर, देयरफॉर फ्रॉम 1 0 इज इक्वल्स टू वेक्टर VR इज प्लस वेक्टर VCOM। ओके ठीक है, देयरफॉर वेक्टर VCOM इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेक्टर VR। और अगर इसी चीज़ को मैग्नीट्यूड में लिखा जाए, इन मैग्नीट्यूड VCOM इज इक्वल्स टू VR। मैग्नीट्यूड में VCOM को आप क्या लिख सकते हैं? VR। अब ऐसा है, इसी के नीचे कंटिन्यू करना है अपने को, वहाँ से मेरे पास जगह नहीं तो इधर ले रहा हूँ, बट VR इज इक्वल्स टू R इंटू ओमेगा। बोले ये कहाँ से टपका? अरे भैया कोई भी चीज़ जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर स्पीड के बीच में का है ना रिलेशन, V इज इक्वल्स टू R इंटू ओमेगा। तो बोले यहाँ पर मैं VR, क्योंकि क्या ये सर्कुलर मोशन से जुड़ा हुआ है वेलोसिटी, तो बोले यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है? ये रेडियस ऑफ द डिस्क के बराबर है ना। जब यहाँ पर देखो ये स्मॉल r था, यहाँ से यहाँ तक कैपिटल R आएगा, तो मैं बोलूँगा भैया फिर ये वेलोसिटी कितनी हुई? R इंटू ओमेगा। तो मैंने लिखा VR इज इक्वल्स टू R इंटू ओमेगा। तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर, क्योंकि वहाँ पर VCOM इज इक्वल्स टू VR हो सकता है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ VCOM भी R इंटू ओमेगा के बराबर है। इसे इक्वेशन नंबर 2 ले लो। आप VCOM को भी R इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। बात समझेंगे बेटा? नेट वेलोसिटी उसकी क्या है? 0 है, जो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है ना। और हम कहेंगे कि चलो ठीक है भैया, कि यहाँ पर फिर उस हिसाब से अगर देखा जाए तो VA अगर 0 हुआ तो VR इक्वल्स टू VCOM कह सकते हैं अपन, और VR की वैल्यू आपको मालूम है R इंटू ओमेगा है, तो VCOM को भी क्या लिख सकते हैं? R इंटू ओमेगा लिख सकते हैं।
किसकी? ये मैंने गलत दे दिया फिर। वो असल में दोनों आएगा, वो वी आर भी आएगा, वी सी एम भी आएगा। तो इसको एक काम करो, स्पीड डालो ही मत, अभी कट कर दो उतना पॉइंट। रोलिंग ऑन अ सरफेस लिखो सिर्फ। पॉइंट 1 2 3 हो गया क्या? पॉइंट 1 2 3 बाकी है किसी का? नहीं, मुझे 3 सेकंड पॉइंट है कितना दूर, पूरा कवर करो 1 2 3। हुआ? अब बी को कंसिडर करना है। सॉरी, 4th पॉइंट हुआ ना, 5th पॉइंट। द टोटल वेलोसिटी एट पॉइंट बी कैन बी गिवन एज वेक्टर वी बी इक्वल्स टू वेक्टर वी आर प्लस वेक्टर वी सी ओ एम। तो अब पॉइंट बी पे जो टोटल वेलोसिटी है आप उसको कैसे देंगे? वेक्टर वी आर प्लस वेक्टर वी सी ओ एम। आप ऐसा है कि देखो यहाँ पर वेक्टर वी आर का डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, और वेक्टर वी सी ओ एम का डायरेक्शन भी क्या है, उसी तरफ है। तो भैया दोनों भी वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है ना। तो मैं यहाँ लिखूंगा सिंस वी आर एंड वी सी ओ एम आर इन सेम डायरेक्शन, क्योंकि वी आर और वी सी ओ एम सेम डायरेक्शन में हैं, तो आप उनको डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई वेक्टर लॉ को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। क्या हो गया? इन मैग्नीट्यूड, बट इतने अच्छे हैंडराइटिंग हो तो ऐसा करता। वी बी देयरफॉर वी बी इज इक्वल्स टू वी आर प्लस वी सी ओ एम। तो भैया दोनों सेम डायरेक्शन में है तो आप डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हो, उसको कोई वेक्टर लॉ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसा है कि ठीक है, देयरफॉर वी बी इज इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ वी सी ओ एम। देखो इधर, अब ये कहाँ से आया? तो बोले देखो ये यहाँ पर अपन ने प्रूफ किए थे वी सी ओ एम और वी आर कैसे होते हैं, मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं। तो बोले अब भैया अगर ऐसा है तो वी आर की जगह आप क्या डाल सकते हैं? वी सी ओ एम। देयरफॉर आप वी बी को क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स ऑफ आर इंटू ओमेगा। बोले ये कैसा? इक्वेशन नंबर 2 में देख लो, है कि नहीं? वी सी ओ एम इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? आर इंटू ओमेगा। तो देखो अब सिंपल सी बात है, यहां पर टोटल वेलोसिटी क्या आ रही? 0। यहां पर टोटल वेलोसिटी क्या आ रही? VCOM के बराबर, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के बराबर। और यहां पर टोटल वेलोसिटी कितनी आ रही? ट्वाइस ऑफ VCOM आ रही। यानी अगर गाड़ी कोई 60 की स्पीड से चल रही है तो चक्के के नीचे वाले पॉइंट का टोटल वेलोसिटी क्या होगा? 0। यहाँ होगा 60 और ऊपर हो जाएगा 120।
चलो लिखो फटाफट। रोटेशनल डायनेमिक्स के जो आपके पास नोट्स है उसमें ये अच्छे से दिया हुआ है पूरा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिखना है। चलो जल्दी लिखो, अगले टॉपिक पे जाना है। डायग्राम वायग्राम हो गया ना पूरा, करो जल्दी से, आज ये चैप्टर निपटाना है। बोलो भाई, खोलो दरवाजा। हुआ? अब ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट के लिए भी। सेवन पॉइंट क्या नाटक है रे दानियल तू बैठ जा उधर, तेरा वजन कम हो जाएगा आज। ओके ठीक है, इतना काफी है। सो 7.10.2 काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी। चलो ले लेता हूं, रोलिंग बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी। तो देखो भैया, ये एक इंक्लाइंड सरफेस है, ये एंगल थीटा, ये हाइट h, और हमने इस पे इसको छोड़ दिया है रोल होने के लिए, और फिर वो यहाँ पर आता है इस तरफ। तो हमें काइनेटिक एनर्जी पता लगाना है। वैसे इसके लिए तो इसकी ज़रूरत नहीं है डायग्राम के, बिना इसके भी जम जाएगा। सॉरी, वो वेलोसिटी के आगे का था, मैंने मिक्स कर डाला डायग्राम। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी, रोलिंग मोशन असल में ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन का कॉम्बिनेशन है ना। ट्रांसलेशनल मतलब सिर्फ आगे बढ़ना, रोटेशनल जगह पे गोल घूमना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है रोलिंग मोशन। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी दो किस्म की होगी, ट्रांसलेशनल और साथ ही साथ रोटेशनल। एक ऑब्जेक्ट है मास m का, कैपिटल M, आगे बढ़ रहा है विथ वेलोसिटी v, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? हाफ ऑफ mv स्क्वायर, है ना। जानते हो ना ये फॉर्मूला
कि पहली बार देख रहे हो? पहली बार देख रहे हो? तो भैया ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, आगे बढ़ने की वेलोसिटी। अब यहां पर आई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेट होने की काइनेटिक एनर्जी। बताओ क्या होता है? थोड़ी दिन पहले मैंने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन बताया था आपको। जब भी कोई बॉडी रोटेट होती है तो उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। अरे इस पर से पता लगा सकते ना, एम का आई बनता, वी का ओमेगा बनता, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। अच्छा देखो, आप क्या कर सकते हैं, आई के जगह एम के स्क्वायर लिख सकते हैं, आई के जगह एम के स्क्वायर लिख सकते हैं। एंड जैसे कि आप जानते हैं v इज इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा होता है, तो ओमेगा के जगह क्या होता है? v बाय आर लिख सकते हैं आप। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी या रोलिंग काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? ये हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर जैसे कि वैसे ही रहने दो, प्लस हाफ ऑफ आई के जगह डालो एम के स्क्वायर, ओमेगा के जगह डालो v बाई आर, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, है ना, v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब आगे आप क्या करने वाले हैं? कॉमन चीजों को बाहर निकालेंगे। तो देख रहे भाई, इसमें से एम बी स्क्वायर बाहर निकलता, हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर। देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, 1 प्लस हाफ तो गया ना बाहर, बचा के स्क्वायर और आर स्क्वायर, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये मेरे पास रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी। अगर आप देखे होंगे हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर तो क्या है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, तो आप उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस, नॉट प्लस, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, जहां पर के क्या होता है? रेडियस ऑफ गायरेशन, और आर क्या होता है? रेडियस ऑफ रोलिंग बॉडी। दोनों अलग अलग चीज़ है, दोनों रेडियस अलग अलग होता भैया, नहीं तो बोलेंगे सर दो बार रेडियस, एक है रेडियस ऑफ गायरेशन और एक है रेडियस ऑफ रोलिंग बॉडी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी का। और अब हमको एक टेबल है जो बहुत इंपॉर्टेंट टेबल, जो ध्यान में देना है। इंटेंसिटी बराबर है ना भैया? एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अगर ये टेबल थोड़ा बहुत आपको याद रहा, थोड़ा बहुत ही सही, काफ़ी हेल्प करेगा आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में। सबसे पहले कॉलम में लूँगा मैं बॉडी का टाइप, दूसरे कॉलम में आएगा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तीसरे कॉलम में आएगा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ओके, चौथे कॉलम में आएगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। चलो ठीक है ना, इतना यहीं ले लो काय के लिए, इतना बड़ा। फिर यहाँ पर आएगा टोटल काइनेटिक एनर्जी, फिर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी।
फिर बॉडी में सबसे पहले आप कौन सा शेप लेंगे? सबसे हल्का, सबसे खाली, रिंग, या रिंग और हॉलो सिलेंडर, रिंग या हॉलो सिलेंडर। फिर उसके बाद बारी आएगी हॉलो स्फीयर की। हॉलो स्फीयर। फिर उसके बाद आएगी बारी डिस्क और सॉलिड सिलेंडर की। सॉलिड सिलेंडर की, डिस्क या सॉलिड सिलेंडर की। और एट लास्ट सॉलिड स्फीयर की। सीक्वेंस याद रखना, पहले कौन है? रिंग, फिर आएगा हॉलो स्फीयर, फिर आएगा डिस्क, फिर आएगा सॉलिड स्फीयर। ठीक है। रिंग के लिए नंबर देखो k² का 1 आता है। बोले कैसे? देखो पहली बात तो जब भी कोई बॉडी रोल होते हुए जाती है, जब भी कोई बॉडी रोल होते हुए जाती है, अब रोल बोले तो क्या है? रोटेशनल एज वेल एज ट्रांसलेशन मोशन। तो ये रोटेट कैसा करता है? तो जब भी कोई बॉडी रोल होते हुए जाती है तो उसका रोटेशन होता है अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। बोले कैसे? अब देखो जैसे कि मैं, ये पेन एक सिलेंडर की तरह है, मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये ऐसा रोल होते हुए जाएगा, है कि नहीं? तो जब ये रोल होते हुए जाएगा तो ऐसा गोल गोल घूमते हुए जाएगा। अब अगर ये गोल गोल घूम रहा है तो कहाँ घूम रहा है? अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। उसी की जगह आप रिंग को इमेजिन कर लो, कोई एक रिंग है, ऐसा रोल होते हुए जा रहा है, तो वो रिंग कहाँ रोटेट होगा? अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। डिस्क हो, हॉलो स्फीयर हो, सॉलिड स्फीयर हो, कोई भी बॉडी जब रोल होते हुए आगे जाती है तो उसका जो रोटेशन होता है उसके सेंटर ऑफ मास पे होता है। आपको सभी के सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला मालूम है। रिंग का क्या है? mr²। डिस्क का क्या है? mr²/2, है ना? और हॉलो सिलेंडर का भी mr² होता है। सॉलिड सिलेंडर का mr²/2। हॉलो स्फीयर 2/3 mr²। सॉलिड स्फीयर 2/5 mr²। अब भैया अब अपने को उसी पर से इनके फॉर्मूले बनाना है अपने को। अब k² यानी रेडियस ऑफ गायरेशन को डिवाइड करना है। अगर आपको याद होगा रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता? सेंटर ऑफ मास पे mr²। m निकाल दो और स्क्वायर रूट ले लो तो बचा क्या? r। वही रेडियस ऑफ गायरेशन होता। तो भैया k² जब आप करेंगे तो क्या होता? 1। नहीं तो डायरेक्ट मैं आपको नंबर लेके लिख कर देता, वो याद रखो 1। अरे यार ये मैंने सीक्वेंस उल्टा कर डाला इसका। थोड़ा सा आपने टेबल लिख लिया क्या पूरा? नहीं लिखे तो अच्छी बात है। वो याद रखने के हिसाब से एक सीक्वेंस बनाया था मैंने। रुको, पहले डिस्क आएगा, डिस्क और सॉलिड सिलेंडर, फिर आएगा हॉलो स्फीयर, फिर आएगा सॉलिड स्फीयर। हाँ तो देखो इधर 1, 1/2, 2/3, 2/5। ये नंबर याद रखो, पहले सीक्वेंस याद रखो उनका। पहले कौन लिया मैंने? रिंग या हॉलो सिलेंडर। दूसरा क्या लिया मैंने? डिस्क या फिर सॉलिड सिलेंडर। तीसरा क्या लिया मैंने? हॉलो स्फीयर। और सबसे लास्ट में क्या लिया मैंने? सॉलिड स्फीयर। तो पहली शुरुआत आप कम से कम ये टेबल याद रखो पहला। अगर ये आपको याद रहेगा आप इजीली बाकी के बना सकते हैं। रिंग का क्या है? 1। डिस्क का 1/2, 1 के बाद वाला नंबर 1/2। हॉलो स्फीयर का क्या है ना? 2 के बाद वाला नंबर फिर 2/3। और यहां पर 2/5 करना है, इतना याद रखना है 2/5 आएगा। पहले 3 याद रख लो, 1, 1/2, 2/3, 2/5। अब अगर इतना याद रह गया तो आप आगे का बना सकते हो। बोले कैसे? रही बात सबसे पहले ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की, मतलब आगे बढ़ने की वेलोसिटी। देखो आगे बढ़ने की वेलोसिटी को k² से कुछ भी लेना देना नहीं।
सबका फॉर्मूला सेम आएगा, वो रहेगा हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। ये सबका सेम आने वाला है ना, उसमें कोई फर्क नहीं आने वाला। अब देखेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब सवाल उठता है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा। तो देखो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। मैं थोड़ा साइड में लेता हूं यहाँ पे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ ऑफ एम के स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो जिसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। देखो हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई को एम के स्क्वायर बनाए, ओमेगा को वी बाई आर बनाए, एम वी स्क्वायर को अलग किया, हाफ ऑफ के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो अब चलो ठीक है, ये चीज़ें हमको समझ में आ गई कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को आप ऐसा लिख सकते हैं। अब आगे क्या करना है हमको के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू डालना है यहाँ पे। रिंग के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1 है। तो चलो ठीक है, रिंग के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर क्या आएगा, तो बोले सिर्फ हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर आएगा, है ना। 1 मल्टीप्लाई बाय हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, सिर्फ हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर आएगा। अच्छा, यहाँ पर के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1/2 है। अब उस 1/2 को के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 1/4 एम वी स्क्वायर। फिर कौन आया के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की जगह पे, 2/3। तो जरा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की जगह 2/3 लिखो, तो ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। और फिर क्या बचेगा बेटा, 1/3 एम वी स्क्वायर, 1/3 एम वी स्क्वायर। फिर उसके बाद आप यहाँ पर के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की जगह 2/5 लिखो, तो क्या होगा, 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/5 एम वी स्क्वायर। आया क्या समझ में आपको, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग ने सारी की सारी वैल्यूज निकाले। अब हमको क्या करना है, नेट निकालना है। नेट में क्या होगा, दोनों काइनेटिक एनर्जी का एडिशन होगा। चलो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर बताओ कितना आता, हाफ और हाफ कितना हो जाएगा, 1। तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ क्या, एम वी स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड करो, हाफ प्लस 1/4 कितना होगा, 3/4। तो भैया ये हो जाएगा 3/4 एम वी स्क्वायर। अब हाफ प्लस 1/3 कितना होता है, हाफ प्लस 1/3 करो क्रॉस मल्टीप्लाई, वो हो जाएगा 5/6। तो ये हो जाएगा 5/6 एम वी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 5/6 एम वी स्क्वायर। अच्छा ठीक है, हाफ प्लस 1/5 करो तो ये हो जाएगा 7/10 एम वी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 7/10 एम वी स्क्वायर। तो मैंने पहले के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर निकाला। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सबका सेम आता है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाला इन टर्म्स ऑफ एम वी स्क्वायर, और फिर नेट आपने निकाले इस तरह से। अब अगर मैं सपोज करो नेट काइनेटिक ट्रांसलेशनल को नेट से डिवाइड करके देखूं तो आंसर क्या रहेगा। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को नेट काइनेटिक एनर्जी से डिवाइड करो, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर को एम वी स्क्वायर से डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा, हाफ, है ना। अच्छा ठीक है, हाफ को 1/4 से डिवाइड करके देखो तो क्या आएगा फिर, सॉरी अपन किसको, सॉरी हाफ को 3/4 से, नॉट दिस, मैंने गलत कर डाला क्या, हाँ हाफ डिवाइडेड बाय, नहीं बराबर तो था हाफ डिवाइडेड बाय ये, हाँ। अब ये हाफ डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3/4 एम वी स्क्वायर, देखो कितना होता, 2/3, हाँ बराबर 2/3 होगा। अब 1/2 डिवाइडेड बाय 5/6, 3/5 आई थिंक, 3/5। 1/2 डिवाइडेड बाय 7/10, 5/7। तो सिंपल आपको डिवीजन करना था और आपको ये सारी वैल्यूज पता चल गई। अब इसी तरह रोटेशनल का भी देखो, आप इसको डिवाइड करके देखो, है ना। हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम वी स्क्वायर, ये तो हाफ ही चलेगा। और 1/4 डिवाइडेड बाय 3/4 कितना हो रहा, 1/3। 1/3 डिवाइडेड बाय 5/6 कितना हो रहा हो, 6/15।
5/6 डिवाइडेड, अपने को के आर अपॉन के नेट करना है ना, तो 1/3 डिवाइडेड बाय 5/6, हाँ 6/15 नहीं रे, 1/3 डिवाइडेड बाय 5/6, तो ये लिखा जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6/5, हाँ 2/5, तो ये हो जाएगा 2/5। और फिर उसके बाद इन दोनों को डिवाइड करो, 1/5 डिवाइडेड बाय 7/10, आई थिंक ये 2/7 होगा, ये 2/7 होगा। तो देखो भैया इस तरह से ये टेबल अगर आपको याद हो जाए, ये टेबल बना लो अगर आप, ये इतना नहीं उतना नहीं, सिर्फ इतना याद कर लो तो पूरा काम हो जाएगा आपका, है ना। एग्जाम में अक्सर ये भी पूछता है आपको, फाइंड द रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टू द नेट काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल टू द नेट, ये पूछता है। तो एग्जाम में अगर ये भी पूछा तो आप ये टेबल से वो आंसर निकाल सकते हैं। मगर कम से कम मैं कहूँगा बेटा, कम से कम ये पहला कॉलम याद रखो, कम से कम याद रखे, पूरा बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा, मगर कम से कम ये पहला कॉलम याद रखो। रिंग के लिए 1, डिस्क के लिए 1/2, हॉलो स्फीयर के लिए 2/3, सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5, है ना, ये याद रखो पहला, बहुत हेल्प करेगा आपकी ये। लिख लो फटाफट। देखो फटाफट, इधर का हो गया ना, theoretically last point, rolling on an inclined plane, rolling on an inclined plane, भैया एक बॉडी है, रोल होते हुए इधर यहाँ तक पहुँच गई, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट h, ये एंगल थीटा, और ये डिस्टेंस पकड़ लो s। के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू सबसे कम किसकी है? के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू, ये तो 1 इंच है, ये 0.5 है, ये कितना होगा 0.66 है ना, और 2/5 यानी कि 0.4, मतलब सबसे कम है सॉलिड स्फीयर के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, फिर उसके बाद डिस्क
और उसके बाद होलोस्फीयर, फिर रिंग। तो सबसे ज़्यादा भरा हुआ है, सबसे ज़्यादा भरा हुआ कौन है मटेरियल में? सॉलिड स्फीयर। तो उसकी k स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू सबसे कम है ना। सब लोग दानियल की तरफ क्यों देख रहे हो भाई? ओके, तो सबसे ज़्यादा जो मटेरियल जिसमें होगा सॉलिड स्फीयर में होता है ना, तो उसका k स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू सबसे कम। फिर उसके बाद कौन आया? डिस्क। उसके बाद कौन आया? डिस्क या फिर सॉलिड सिलेंडर। फिर उसके बाद अंदर से मटेरियल खाली हुआ, होलोस्फीयर। अब पूरा बारीक चिरिक रिंग, है ना। तो भैया अब थोड़ा ये ऑर्डर याद रखो, कर लो पहले, कर लो। तो ऑर्डर याद रखो, सबसे ज्यादा सबसे कम k स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू किसकी है? सॉलिड स्फीयर। उससे कम नहीं, सॉरी, उससे ज्यादा सिलेंडर, डिस्क या सॉलिड सिलेंडर। उससे ज्यादा होलोस्फीयर और सबसे ज्यादा रिंग। ये याद रखना, क्योंकि आगे जो हमको कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि ये इंक्लाइंड सरफेस से एक बॉडी रोल होते हुए जा रही है, तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी से कौन पहुंचेगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा जल्दी कौन पहुंचेगा, सबसे कम टाइम में कौन पहुंचेगा। एक्सेलरेशन का भी ऐसा सवाल आता है। तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, थोड़ी देर में उसके फॉर्मूले बारे में पता चलेगा, तब आप इजीली बता पाओगे। तो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट लोवेस्ट पॉइंट ऑन एन इंक्लाइन। तो देखो भैया, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट लोवेस्ट पॉइंट ऑन एन इंक्लाइन। सबसे पहला पार्ट आपको ये कैलकुलेट करना है। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, इधर ध्यान दे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। पॉइंट ए और पॉइंट बी, यहाँ की एनर्जी कैसी रहेगी? सेम रहेगी बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जब ये बॉल रोल होते हुए गया, हम ये इमेजिन करके करेंगे कि कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हुआ। अगर कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, जो टोटल एनर्जी यहाँ थी वही टोटल एनर्जी आपको यहाँ मिलेगी। तो मैं लिखूंगा बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करें तो टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट बी। अच्छा ठीक है, चलो मान ली। अब टोटल एनर्जी एट ए क्या है? तो टोटल एनर्जी एट ए, मैं बोलूँगा ए पर बॉल वो सिर्फ रखा हुआ था, वो ऑब्जेक्ट जो भी था वो सिर्फ रखा हुआ था उस पर्टिकुलर हाइट पे। वो बाद में वहाँ से अपने आप रोल होता हुआ नीचे चला गया। तो जब सिर्फ रखा हुआ था तो इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी? 0। तो मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी क्या पहले से? नहीं। फिर वो नीचे क्यों आया? तो बोले पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। तो आप कहेंगे टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट ए। और जब वो नीचे रोल होता आया तो नीचे जब ज़मीन पे पहुंचा तो अब हाइट 0 हो गई। तो हाइट 0 हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। अब बचा कुचा माल क्या पा रहा उसके पास? काइनेटिक एनर्जी। तो अब वो पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी है काइनेटिक एनर्जी में। अब आप बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा? आप लिखेंगे mgh। बिल्कुल सही। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा? हाफ ऑफ, अरे बोलोगे भाई क्या आएगा? हाफ ऑफ mv स्क्वायर। अरे भैया 1 + k स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कौन लिखेगा? है ना, क्योंकि यहां मोशन कैसा है? रोलिंग मोशन है। ये स्लाइड होता हुआ आ रहा क्या? अगर सिर्फ फिसलते हुए आ रहा होता, सिर्फ फिसलते हुए आता, स्लाइड होते हुए आ रहा होता, तो उसका काइनेटिक एनर्जी होता हाफ ऑफ mv स्क्वायर। मगर ये रोल होते हुए आ रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी है हाफ ऑफ mv स्क्वायर 1 + k स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा ठीक है, ठीक है। फिर आगे क्या? तो ये m और ये m हो गया कैंसल। मग पुढे काय?
अब देख भाई, वी स्क्वायर को रहने दे इधर, सबको उधर ट्रांसफर कर, तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2GH, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट इसके नीचे ला ले, तो वो हो जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। बात समझे क्या? वी स्क्वायर को तूने रहने दिया इधर, 2 को इधर ट्रांसफर किया 2GH, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर वी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, उधर भेजेंगे, पूरा का पूरा ब्रैकेट डिवीजन में आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस GH अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये मेरे पास वेलोसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ना, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस GH 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब ऐसा है कि मैं आपसे पूछूंगा सबसे ज़्यादा वेलोसिटी से कौन पहुंचेगा, वो चारों को मैंने एक साथ छोड़ा, रिंग को, डिस्क को, हॉलो स्फीयर को, सॉलिड स्फीयर को, तो सबसे ज़्यादा स्पीड से कौन पहुंचेगा, जिसका के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर सबसे कम होगा, क्योंकि भाई डिनोमिनेटर जितना छोटा आंसर उतना बड़ा रहेगा ना, तो जिसका के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर सबसे कम, सबसे ज़्यादा स्पीड से वो पहुंचेगा। जरा बताओ तो सबसे के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर सबसे कम किसका होता है? सबसे भारी वाले का, सॉलिड स्फीयर का। तो सबसे ज़्यादा स्पीड से कौन पहुंचेगा? सॉलिड स्फीयर, और सबसे कम स्पीड से रिंग। जरा एक ऑर्डर बना लेते क्या, सबसे ज़्यादा स्पीड से कौन पहुंचेगा? पहले सॉलिड स्फीयर, उससे कम स्पीड से डिस्क, उससे कम स्पीड से हॉलो स्फीयर, और सबसे कम स्पीड से रिंग पहुंचेगा। आई बात समझ में? ठीक है। अब इसी तरह से तुमको दूसरा निकालना है एक्सेलरेशन। लिख लो पहले फटाफट ये, acceleration of the body rolling down an inclined plane। जल्दी जल्दी करो बेटा, स्पीड बहुत स्लो हो जा रही। चलो मैं आपको इनिशिएशन दे देता हूँ, जब तक कि आप मुझे इसका, जिसका हो गया वो मुझको इसका फॉर्मूला बना के दिखाओ। जब भी कोई चीज़ रोल होती है, सॉरी एक्सेलरेटेड मोशन में होती है, तो भैया मैं एक फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ यूजिंग v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ AS। ये फॉर्मूले का यूज़ करके आपको एक्सेलरेशन पता लगाना है। v आपके पास है ना, s का आपको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। सोचो कैसा, ये निकालना है अपने को। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 रहेगी, v तो है, स्क्वायर ले लेना उसका, तो रूट हट जाएगा, है ना। v का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, बचेगा क्या? 2GH 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AS। अब s को कन्वर्ट करो किसी चीज़ में, s को कन्वर्ट करो h में। कैसे करेंगे कन्वर्ट? s को कन्वर्ट करो h में, सोचो कैसा होगा। पाइथागोरस थ्योरम मत लगा रहे, देखो बेस का मालूम है क्या? ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करना, थीटा है ना तेरे पास, साइन थीटा यूज़ करना, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो h अपॉन s आता, तो s का देखो रिप्लेसमेंट मिलता है वहाँ पे। देख देख ट्राई कर,
एच इज इक्वल एस इज इक्वल्स टू देखो साइन थीटा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एस, तो एस इज इक्वल्स टू एच अपॉन साइन थीटा, एच अपॉन साइन थीटा। आया। सबसे पहले तो वी स्क्वायर लिए होंगे आपने, यहाँ से स्क्वायर लेंगे तो रूट हट जाएगा, 2gh 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए। देखो साइन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो मैं यहाँ रफ में कर सकता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एस, तो एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन साइन थीटा, तो एच अपॉन साइन थीटा। अब देखिए ये एच और ये एच कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा को उधर भेज दो, a इज इक्वल्स टू, फिर ये फॉर्मूला रहेगा g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ गया एक्सेलरेशन का, g साइन थीटा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अगेन फिर से वही बात आती है कि सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन से कौन आएगा नीचे, जिसका के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर सबसे कम है, यानी कौन, सॉलिड स्फीयर। उसके बाद ज़्यादा एक्सेलरेशन नहीं, सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन है, उससे कम एक्सेलरेशन किसका रहेगा, डिस्क का, उससे कम किसका रहेगा, हॉलो स्फीयर का, और सबसे कम क्या रहेगा, रिंग का। हुआ, अब आएगा टाइम ऑफ डिसेंट निकालना है, नीचे आने का टाइम, तो उसके लिए आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। v कितना है, अंडर रूट ऑफ 2gh 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो होता है, और ये कितना आता है, g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू टी।
अब देख इधर क्या करेंगे अपन, इसको अपन इधर ट्रांसफ़र करेंगे, तो जो चीज़ न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में जाएगी और जो चीज़ डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में। तो मैं लिखूँगा देयरफॉर t इक्वल्स टू, इसको उधर ट्रांसफ़र किया मैंने, तो 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन जी साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। देख इधर, अब अगर मैं g को अंदर भेजूंगा, तो मुझे g स्क्वायर बना के भेजना पड़ेगा उसको, है कि नहीं। रूट के अंदर भेजूंगा तो वो क्या बन जाएगा, g स्क्वायर। तो ऊपर का g और नीचे का g क्या हो जाएगा, कैंसिल, एक g कैंसिल हो जाएगा और एक g बचेगा नीचे। गौर से देखो यहाँ पर ये स्मॉल g को अंदर भेजूंगा मैं, अंदर क्यों भेज रहे हैं, पहली बात क्योंकि अंदर एक और g है ना। तो जब ये स्मॉल g को अंदर भेजेंगे तो वो क्या बन जाएगा, g स्क्वायर, और ऊपर का स्मॉल g और नीचे का स्मॉल g कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा मगर वहाँ पर नीचे स्मॉल g। इसी तरह ये 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसको पूरे ब्रैकेट को x मान के चलो, पूरे ब्रैकेट को x मान के चलो। तो ये जब x अंदर जाएगा तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, और नीचे ऑलरेडी एक x मौजूद है, ऊपर एक्स स्क्वायर, तो ऊपर का एक x कैंसिल होगा, नीचे का पूरा x कैंसिल हो जाएगा। जिसके बाद ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, 1 अपॉन साइन थीटा अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ h 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय g। ये फॉर्मूला बच जाएगा। बोले ये कैसा, देखो 2 और h को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, है ना, मगर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर को फ़र्क पड़ गया, क्योंकि ये जब अंदर गया तो ये नीचे ऑलरेडी मौजूद था एक। चलो मैंने फिर से बोल रहा हूँ, उसको x पकड़ो, x अंदर गया तो एक्स स्क्वायर, नीचे एक x, नीचे का x और ऊपर का x स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ऊपर क्या बचेगा, एक x, यानी एक 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये ऊपर बच गया। इसी तरह ये g भी अंदर घुस गया था, जब g को अंदर घुसा तो उसका क्या बना, g स्क्वायर, ऊपर का g नीचे g स्क्वायर, तो ऊपर g पूरा कैंसिल हुआ, नीचे एक g बच गया, वो नीचे एक g आ गया। तो ट्वाइस h 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर न्यूमरेटर में और g आपका डिनोमिनेटर में। बात समझिएगा बेटा, फिर से देखो आप, ये अंदर गया 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, चलो ठीक है सेपरेटली आपको बता देता हूँ मैं। देखो 1 अपॉन साइन थीटा ट्वाइस जी एच, इसको अंदर भेजो, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर, जी को भी अंदर भेज दिए तो जी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब क्या होगा, ये जी गया, एक जी गया, ये पूरा गया, ये गया, अब क्या बचा, ट्वाइस एच 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ट्वाइस एच 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और नीचे एक सिंगल जी बच गया, है ना। अब ऐसा है कि देखो यहाँ पर क्या पता चल रहा है, टाइम ऑफ डिसेंट सबसे ज़्यादा उसका होगा जिसका 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर सबसे ज़्यादा है, मतलब नीचे आने का टाइम सबसे ज़्यादा कौन लेगा, जिसका 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर या के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू जिसकी सबसे ज़्यादा है। हम जानते हैं के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर सबसे ज़्यादा किसका, रिंग का। तो तुम अगर एक सरफेस से, इंक्लाइंड सरफेस, तुमने रिंग को भी छोड़ा, डिस्क को भी छोड़ा, हॉलो स्फीयर को भी छोड़ा, सॉलिड स्फीयर को भी छोड़ा, सबसे धीरे धीरे आराम से कौन आएगा, रिंग आएगा, और सबसे तेज़ी से कौन पहुँचेगा, सॉलिड स्फीयर। सबसे पहले तुमको वहाँ पहुँचा मिल जाएगा। आई बात समझ में, लिख लो। दे रहा ना बाबा, थियोरेटिकली चैप्टर कंप्लीट होता है, न्यूमेरिकल्स मैं कर लूँगा, अभी ठीक नहीं लग रहा अभी।
और कल देखो न्यूमेरिकल्स भी लेंगे अपन, और पहले 2 DPPs भी लेंगे, और बाकी के इंशाल्लाह रिमेनिंग सारे के सारे DPPs मैं आपको कल दे दूंगा। तो ये 2-3 दिन में अपने को पूरे DPPs आपको सॉल्व करके लाना है और उसको पूरा अच्छे से डिस्कस करना है अपने को, ठीक है। आज का दिन कौन सा है? वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, मतलब सैटरडे तक के जाएगा पूरा ये सेशन। और आई थिंक मंडे से अपने को फिर ग्रेविटेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। टेस्ट रोटेशनल मोशन पे, रोटेशनल मोशन की तैयारी करो अच्छे से, पूरा A to Z सब कुछ अच्छे से करना भैया, उस पर टेस्ट रहेगा, ओके। और लास्ट में जब न्यूमेरिकल्स पूरे हो जाएंगे तो एक समराइज जो ब्रीफिंग जो होती है पूरे चैप्टर की वो बता दूंगा मैं आपको, है ना। मगर ये चैप्टर बड़ा है और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को यही चैप्टर में होता है मैकेनिक्स में। मेरे को अक्सर जैसा बच्चे यहाँ अटकते हुए समझ में आते, बोलते हैं सर ये वाला चैप्टर रिवाइज करा दो, ये वाले चैप्टर के डाउट्स क्लियर कर दो। तो इसको तुमको बहुत ज़्यादा, मेरे हिसाब से तो बहुत आसान चैप्टर है अगर तुमने इसको अच्छे से किए तो पूरा शुरू से करो। और अगेन मैं बार बार बोलूँगा, हमेशा बोलता हूँ रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा मेजर टेस्ट लिया गया मैंने अभी? नहीं, मेजर नहीं लिया ना। लॉज ऑफ मोशन प्लस 2 चैप्टर तो हुए इसमें, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर। देखो इधर, ये मॉक टेस्ट में आएगा तुम्हारा, ये संडे को मॉक टेस्ट है ना, ये संडे को है ना मॉक टेस्ट जिसमें रोटेशनल मोशन है। उसके आने वाले संडे को पूरा यूनिट्स एंड मेजरमेंट से लेकर वर्क, एनर्जी एंड पावर, मतलब कोलिजन तक पकड़ लो, पूरा यूनिट्स एंड मेजरमेंट से लेकर पूरा कोलिजन तक का टेस्ट रहेगा, इंडिविजुअल टेस्ट है ना। ये आने उसके नेक्स्ट संडे को, ठीक है ना। अभी से प्रैक्टिस करते चलो, बाद में तुमको ये 30-40 मतलब 31 जो कुछ चैप्टर से एक साथ नहीं हो पाएंगे फिर। अभी अगर उसको बार बार रिवाइज करोगे तो ही आपको पॉसिबल है। अभी यूं मुंह बनाओगे ना तो बेटा आगे टेंशन आ जाएगा। समझ में आ गया ना। अगले संडे इंडिविजुअल टेस्ट रहेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट्स एंड मेजरमेंट टू कोलिजन, अप टिल कोलिजन, पूरा अच्छे से करो।